नमस्कार, बिग बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं विकास शर्मा। अचानक से उत्तर प्रदेश का परिदृश्य कुछ बदला बदला सा नजर लगा है। माहौल भी अलग है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश अब अखाड़ा बन गया है। सब जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले सपा वालों ने राजधानी में रंग दिखाया, दूसरी पार्टी वाले भी लगे हुए हैं। कई स्मारक के नाम पर भी ताकत दिखाई जा रही, लेकिन आरएसएस की ताल ने सपा के सूरमाओं को कर दिया है लाल, और शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। अब यूपी बनेगा अखाड़ा, सियासी सूरमाओं ने बजाया नगाड़ा। भागवत ने लखनऊ में ठोकी ताल, तो सपा के महारथी हुए लाल। यूपी में संघ बनाम सपा। क्या वाकई में संघ बनाम सपा की स्थिति दिख रही है? राजधानी लखनऊ में जिस तरह से सियासी हलचल इस वक्त तेज है, उसके कई मायने लग रहे हैं। आखिर ऐसा है क्या, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, मुझसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक लखनऊ में होगी, और इसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में ताल भी ठोकी, तो सपा के सूरमा लाल पीले हो गए और अब मुकाबला हो गया है संघ बनाम सपा का। पिछले एक अरसे से राजधानी लखनऊ की गलियां सियासी जलसों से गुलजार थी। 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी प्रस्ताव पर प्रस्ताव पारित कर रही थी। समाजवादी कुनबे को जोड़ने की कवायद हो रही थी। सियासी सूरमाओं ने नगाड़ा बजाया और अब उत्तर प्रदेश अखाड़ा बनने लगा है 2017 के लिए। आरएसएस ने भी इसी आंगन में अपनी आमद दर्ज कराई। चिंतन और मंथन का महफिल सजने लगी। हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे सूबों के बाद सियासत का अगला केंद्र उत्तर प्रदेश ही तो है। वैसे भी दिल्ली की चकाचौंध से दूर संघ के इस चिंतन शिविर के सियासी मायने भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इस चिंतन मंथन के शिविर से विरोधियों के चित्त में भी बेचैनी बढ़ने लगी है। सपा की माने तो संघ चिंतन नहीं, चिंता कर रहा है कि सांप्रदायिकता कैसे फैले और कैसे अमन चैन का पलीता लगे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकता। चिंतन शिविर में चिंता ये है आरएसएस के और मोहन भागवत साहब की कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अमन चैन न रहे, शांति न रहे। लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार, सजग और धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए मोहन भागवत साहब और आरएसएस का जो इनका चिंता का शिविर है, ये उसमें कभी उत्तर प्रदेश में किसी भी षड्यंत्र को सफल करने में यहां पर कोई स्थान नहीं मिल सकता। समाजवादी जहां बीजेपी और संघ दोनों पर ही निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी तो चोर की दाढ़ी में तिनका बता रही है। और नसीहत ये कि बोलने से पहले सपा वाले सोचते क्यों नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका और मन में दहशत के कारण उनके उद्गार निकल रहे हैं, तो कम से कम समाजवादी पार्टी को बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि चंद्रमा पर थूक रहे हैं, कहां गिरेगा ये तय कर लें। ये सपा बीजेपी और संघ का संघर्ष था। वैसे भी सत्ता संघर्ष की सियासत में तो सभी जोर आजमाते हैं। कांग्रेस वाले भी आ गए, एक तीर से कई निशान लगा दिए। आरएसएस, केंद्र सरकार सबको घायल कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार पर हावी है। उसी का एजेंडा दोनों सरकारें चला रही, चाहे प्रांत की हो चाहे देश की हो। और उसमें सीधी भागीदारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर होती है, जैसा कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूं देश को तैयार होना चाहिए। बहरहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ में ताल ठोकने के बाद सोच और फिक्र की गलियों में भी शोर होने लगा है, और उत्तर प्रदेश के अखाड़े में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है, वो भी संघ बनाम सपा के मुकाबले के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित पुरी साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हिलाल नकवी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिम बकार साहब समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसिम बकार साहब, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली कार्यकारिणी मंडल की बैठक नहीं तो हर साल होती है, समाजवादी पार्टी इस बार इतनी लाल क्यों है? और वैसे भी बीजेपी कह चुकी है कि कहां थूक रहे हैं, कहां गिरेगा, चंद्रमा पर थूकना ठीक थोड़ा ना है। अब साहब, थूका तो डस्टबिन में जाता है, थूकदान में जी, और हम लोग वहीं थूकते भी हैं।
अब पता नहीं डस्टबिन का क्या नाम रखा गया है, तो ये तो पता ही नहीं है। लेकिन रही लाल पीले नीले की बात, तो समाजवादी पार्टी कभी किसी के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देती है। लेकिन ये बात सच है कि हिंदुस्तान की पूरी आवाम ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जहां जहां जाएंगे वहां वहां सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म को तोड़ेंगे, सांप्रदायिकता को बढ़ाएंगे, देश को नुकसान पहुंचाएंगे और अवामों के दिलों में दरार डालेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी इनसे नाराज भी रहती है, इन पर शक भी करती है, इनसे हम लोग विरोध भी रखते हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरह से लव जिहाद लेकर आए थे ये, इनके लव जिहाद की हवा भी निकल गई, इनकी मक्कारी फरेब झूठ भी खुल गया। आप देखिए खरकौदा में ठीक है, ये आसिम पैसे वकार लेकर साहब मुद्दे बनाते हैं, ये अवाम के बीच में फितने खड़े करते हैं। नहीं, मुद्दे तो ये है कि ये गंगा की कुछ साफ ऐसे सफाई फितने कैसे हो, उठाए जाएं, गौ जिससे हत्या लोगों को कैसे मजा आए रुके, सुनने में। मुद्दे तो ये हैं, सामाजिक मुद्दों के जो बुराइयां वो कैसे दूर हों, इसी ये मुद्दे हैं ये ना। तो आप दूर कर सकते हैं, आप लोग दूर कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं विकास शर्मा जी, बहुत अदब और एहतराम के साथ, जी, कि पूरे 3 महीने तक आप बदायूं केस में चीखते रहे, हिंदुस्तान की पूरी मीडिया चीखती रही, धर्म परिवर्तन कर दिया, जाति परिवर्तन कर दिया वहां उनकी लड़कियों का। हम तो और जब कानून व्यवस्था सीबीआई के ने मसले पर रिपोर्ट भी सौंपी, चीखते हैं ना, वो सुन तो लीजिए गलत नहीं पहले होता मेरी ना। बात, वकार साहब, कानून मेरी बात व्यवस्था के सुनिए मसले आप। पर भी चीखते हैं, बलात्कार और रोज उस पर भी चीखते हैं हम तो। सही पे आ रहा हूं, आज तक कभी किसी मीडिया ने अपनी ठीक है। झूठी रिपोर्टों के लिए देश की आवाम से क्या माफी मांगी? समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जो अच्छा चलिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ इतने बलात्कार के सीना ताने केसेस खड़ी हो रहे हैं, माफी मांगेंगे आप आज? आप माफी मांगेंगे? आप कानून व्यवस्था की हालत है आज, आप माफी मांगेंगे जनता से? चलिए आप मांग लीजिए विकास जी माफी। क्यों माफी मांगेंगे जब इनके वो नेता माफी कहते हैं मांग ये लीजिए। नौजवानों का लड़कपन है और लड़कपन में ऐसा आता हो हूं ही तो अमित जाता पुरी है। साहब, आसिम वकार साहब माफी मांग लीजिए। जेटली साहब ने क्या कहा था ये दिल्ली इस में? स्थिति के लिए आसिम जरा वकार, ये भी बता दीजिए पुरी आसिम साहब। वकार, एक मिनट भाई। देखिए, जिनके ऊपर संविधान के तहत, कानून के तहत, कानून का राज हिफाजत के साथ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जब उन्होंने इतनी मोटी खाल ओढ़ ली कि कोई मरे कोई जिए, हाहाकार मच जाए, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आती। मीटिंग में अगर 20 प्लेट लगनी है और बिस्लरी की बोतल और जूस रखा जाना है, तो मैंने कभी 19 प्लेट नहीं देखी इस दुख में कि आज 1 प्लेट कम रख दो, क्योंकि शहर में, गांव में, प्रदेश में 10, 15, 20 बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो गई। तब मीडिया पर हम उंगली उठा रहे हैं। हम केवल वही काम करते हैं, जनता को वो बताते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान वाला नहीं जान सकता। एक बदायूं का मसला, हम सीबीआई नहीं, हम इंटरपोल नहीं, जो जैसा घटता गया हम वैसा बताते गए। जिस दिन यह प्रमाणित हुआ उस दिन वो भी दिखाया। जिस दिन उरई की घटना में 2 बच्चियों की लाश वाला मसला आया, जब जो पुलिस उस बात के लिए जिम्मेदार, जब वह मूर्ख बन गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस मूर्ख और जाहिल बन के खड़ी हो गई पूरे आवाम के सामने, तो हमारे पास एक ही चारा था कि पुलिस की बात पर ही, ब्रीफिंग पर ही भरोसा करें। लेकिन जब वो 2 लड़कियां बरामद हुई तो सबसे पहले हमने बताया, लेकिन हमने साथ में ये सवाल भी उठाया कि बोरे में जो 2 लड़कियां थी वो कौन थी, ये भी पुलिस बताए। वकार साहब, हम सच को सच कहने की हिम्मत और अदब दोनों जानते हैं, लेकिन हुकूमतों को न सच को सच कहने की हिम्मत है, न अदब है, न सलीका है, ये जान लीजिए। और आसिम वकार साहब, हुकूमतों की नाक इतनी लंबी है, वो हुकूमत लखनऊ की हो, दिल्ली की हो, कलकत्ता की हो, पटना की हो, नाक इतनी लंबी है कि जरा सी बात में त्योरी चढ़ जाती है, दिमाग साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। सुनना गवारा नहीं उनको। आईना दिखा दो तो सबसे बड़ा शत्रु वो जो आईना दिखा रहा है उनको। फिर हारते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, तब 5 साल दुरुस्त रहते हैं। फिर नशे की महफिल में जाते हैं, सत्ता के उसमें जाते हैं, तो फिर वैसे ही तेवर। इसलिए कृपा करके इस विषय को भटकाइए नहीं। मीडिया क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, मीडिया केवल उतना ही कहता है जितना देखता है।
आसिम बकार साहब, एक सेकंड, हम अच्छी चीज भी बताते हैं, बुरी चीज भी बताते हैं। समाज में जो हो रहा है उसको अक्षरशः लोगों के सामने लाने का काम हमारा है। हमें अपनी जिम्मेदारी पता है, उसकी चुनौतियां पता है, उसकी दुश्वारियां पता है, उसके खामियाजे पता है। उसके बाद भी हमने स्वेच्छा से ये काम चुना है, नहीं तो दूसरा काम भी कर सकते थे, बैंक में नौकरी। और आसिम बकार साहब, हम चिल्लाते रहेंगे भले आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दिखती रहे। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अमित पुरी साहब, वाकई में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो यही कह रही है कि चाल चरित्र से तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है ये तो उसका अपना निजी अधिकार है। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र चर्चा कर रहे थे तो वो झूठ, फरेब, मक्कारी, वो चाहे भाजपा के लिए हो, संघ के लिए हो, मीडिया के लिए हो, तो भाई जिसके पास जो होता है वो उसे बांटता है, वो अपना बांट रहे हैं, उसे बांटने दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नियमित एक्सरसाइज के तहत पूरे देश भर में वर्ष में एक बार अपनी प्रतिनिधि सभा की बैठक करती है और वो अपनी विचारधारा के हिसाब से मुद्दों का चयन करते हैं और चयन करके उन मुद्दों के ऊपर दो खंड में, एक अपने संगठन के आंतरिक मसलों पे और दूसरे भारतवर्ष के सामने जो सामाजिक, आर्थिक और तमाम सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पे वो अपना मत रखते हैं। आप उस मत से सहमत हो, असहमत हो, वो सार्वजनिक रूप से अपने मत को प्रकट करते हैं और अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग या जो सरकारों में लोग हैं, वो उनमें से जिन मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई अपेक्षित है वो सरकार करे, और जहां उन्हें लगता है कि सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हमारे सामाजिक सरोकारों के तहत आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, ठीक है, तमाम सारे कल्याण कार्यक्रमों में हमें क्या करना है, उसमें संघ अपनी भूमिका तय करता है और अपने कार्यक्रमों को लेकर के समाज के सामने जाता है। हिलाल नकवी साहब, वो सांप्रदायिकता के लबादे में आप हर चीज को नहीं ओढ़ सकते। हिलाल नकवी साहब, हर साल ये बैठक होती है, इतनी हमलावर कांग्रेस पहले कभी नहीं थी जितनी इस बार दिख रही है। देखिए, जहां तक कि हमलावर होने का सवाल उठता है तो कांग्रेस का कोई भी ऐसा बयान नहीं है जिसको आप कहिए हमलावर है। खाली जो सच है उस बात को बोल रहे हैं और ये बात एक बिल्कुल साफ है कि इस बार जो भी इलेक्शन लड़े गए हैं या जो भी एजेंडा है या जो भी बातें, वो सारी की सारी नागपुर से तय होती है और आरएसएस तय करती है, जिसका कि बहुत स्पष्ट सबूत अभी हम लोगों ने दूरदर्शन में जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का डायरेक्ट रिले हुआ था वो देखा था। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी जो है संघ को साथ में लेकर के और संघ का ही एक परिवार, संघ का ही एक दूसरा नाम लेकर के आगे कार्य कर रही है, लेकिन इसको ये स्वीकारते नहीं है। ये कहते नहीं संघ अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है, जबकि वास्तविकता हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस जो है वो निश्चित रूप से एक डिविसिव पॉलिसीज के साथ वो कार्य करती है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि जहां कहीं भी ये लोग जाते हैं वहां पर धार्मिक उन्माद उत्पन्न होता है, धार्मिक उन्माद फैलता है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है उसके लिए तैयारी की जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले अभी 2 साल रह गए, लेकिन जिस प्रकार से अभी बाइपोल्स हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी मात खाई है, हारी है। उसके पश्चात पूरे का पूरा संघ सक्रिय हो गया है कि किस तरह से ये लव जिहाद जैसे मसलों को और ज्यादा हवा दी जाए और नए तरह के मसलों को खड़ा किया जाए, जिससे कि और ज्यादा डिविसिव पॉलिसीज जो है उनकी बढ़ सके। तो ये विघटनकारी नीतियों के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आ रही है और सारे उत्तर प्रदेश वासियों को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो यहां पे अमन और चैन है वो इनके आने और इनकी जो नीतियां हैं उसके पश्चात वो समाप्त होना है। नहीं, सवाल तो वही बना, इससे पहले आपने इतनी चिंता नहीं जाहिर की थी हिलाल नकवी साहब कांग्रेस ने, आप कह भी गए और नहीं भी कहना चाहते हैं। जी देखिए, इसके अंदर जहां तक चिंता का सवाल उठता है तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो हैं वो अमित शाह साहब हों, जो कि कई मामलों में गुजरात के अंदर वांटेड है, वहां के उनको घुसने के ऊपर बैन लगा दिया गया है और उनके ऊपर जिस प्रकार के इल्जामात है वो हम और आप सब जानते हैं। नहीं, क्या लखनऊ सेंटर है 2017 नजदीक है इसलिए चिंता है आपकी? तो निश्चित रूप से चिंता बढ़ जानी चाहिए। नहीं, क्या लखनऊ सेंटर है इस बार और 2017 नजदीक है इसलिए आपकी चिंता है ज्यादा? विकास जी, आप फिर से अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि लखनऊ में यह बैठक हो रही है और 2017 भी नजदीक है, इसलिए चिंता आपकी ज्यादा है, क्योंकि यूपी में जमीन समझ रहे हैं आप कितनी खिसक चुकी है आपकी।
विकास जी देखिए, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं हारती हैं, कोई सत्ता में आता है कोई सत्ता में नहीं आती। जनता जनार्दन है, वो जो भी उनका आदेश और निर्देश होगा निश्चित रूप से हमको वो मान्य होगा और सर आंखों पर होगा। लेकिन जनता का ये मैंडेट लेने के लिए अगर प्रदेश के अंदर अफरा तफरी फैलती है, कानून व्यवस्था भंग होती है, यहां के ऊपर जो है वो विघटनकारी शक्तियां मजबूत होती हैं, तो चिंता का तो विषय ही है। हम जो है वो सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे ये तो जनता तय करेगी। नहीं, हालांकि लाल नकवी साहब, इससे पहले तो इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी थी ऐसी बैठकों के दौरान, आज पहली बार आप बोल रहे हैं। अमिताभ जी, ये है किस तरह की लड़ाई इस वक्त? देखिए, दो तीन बातें बड़ी साफ है। पहली बात तो हिलाल साहब पहली बात तो मैं नकवी साहब से कहूँ, उन्होंने कहा कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया ना। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे बहुत बार विधायक रहे, फिर अपने चातुर्य से राज्यसभा आ गए मुलायम सिंह जी के सौजन्य से। भाई प्रमोद तिवारी ने वो चिंता जताई, और मैं प्रमोद तिवारी के ज्ञान पर हैरान हूँ। 9 बार का विधायक आदमी, राजनीति में इतना पुराना, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें भाजपा के नेता आते तो पूरे देश के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। प्रमोद भाई, जनता पार्टी का प्रयोग ही इसलिए खंडित हो गया था। मधुली मैनी ने कहा था कि आर पार की बात होगी, या तो संघ के साथ रिश्ता रखो या जनता पार्टी में रहो। तो जनसंघ के लोगों ने कहा था हम जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। कैसी बात, कहां की, क्या कह रहे हो? ये कोई दबी छुपी बात है क्या? उसको मुद्दा बना दिया आपने। एक दूसरी बात मैं कहूं, कोई भी संगठन, वो राजनीतिक हो वो गैर राजनीतिक हो, यार गैर राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक इच्छाओं में सम्मिलित हो, तो भी उसको हर जगह हर स्थान पर हिंदुस्तान के सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक स्थानीय स्तर पर परमिशन लेके अपना कार्यक्रम करने की आजादी है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहां दिक्कत है भाई? अभी लखनऊ में एक गैर सरकारी गैर राजनीतिक संगठन था, उसने समाजवादी पार्टी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, दिशा और दशा क्या हो सकती है, उस पर एक बंद कमरे की लंबी चौड़ी मैराथन बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री जी गए। किसी को ऐतराज नहीं, ठीक है, सामाजिक संगठन है, वो समाजवादी पार्टी के लिए सोच रहा है, वो भी अच्छा है, सोचे। लोकतंत्र में इसमें कहां प्रतिबंध है? कोई मैंने मुख्यमंत्री जी के वहां जाने पर भी आपत्ति नहीं की, हालांकि मीडिया वालों से गेट पर कुछ झंझट हुआ, फिर खैर बाद में संभाल लिया, तो उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जमायत इस्लामी भी बैठक करती है तो हमको आपत्ति नहीं, विश्व हिंदू परिषद करती है, हमको आपत्ति नहीं, फिर क्यों आपत्ति, किसी को आपत्ति हो भाई? और हर आदमी अपनी राय देता है। पुरी के शंकराचार्य ने भी आज दिल्ली में कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी राय दी, सामाजिक मुद्दों पर भी राय दी, उनका भी स्वागत है। स्वरूपानंद जी महाराज भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बोलते हैं, उनका भी स्वागत है। वो भी कश्मीर समस्या पर भी बोलते हैं, नक्सलवाद पर भी बोलते हैं। कांची के जैन सरस्वती जी महाराज ने भी बोला, उनका भी स्वागत है। तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं, उनका भी स्वागत है। इसमें तनाव कहां है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या समय से पूर्व उत्तेजना में टिप्पणियां आ गई? हिलाल भाई, आ रहा हूं आपके पास। कोई भी पार्टी, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा, भाई अगर इतनी आपत्तियां हैं कि हर दिन हर घंटे हर पल हम लोग जो पार्टियां एक बात कहें, क्या उनके लिए बेहतर रास्ता नहीं? मैंने इस शो में भी कहा, बेहतर रास्ता भी ये है कि जिनको वो समझते हैं कि ये दल या ये संगठन देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता के लिए खतरे हैं, उनके विरुद्ध अदालत चले जाएं। अगर संगठन है वो और दल है तो चुनाव आयोग चले जाएं, तो हमेशा ही का झंझट खत्म हो। बार बार ये मेहनत तो नहीं करनी पड़े भाई। जितने तर्क हैं उन तर्कों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है कि भाई इसको प्रतिबंधित करिए। उन तर्कों को लेकर अगर राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव आयोग जाया जा सकता है कि इनकी मान्यता को वापस लीजिए। इसमें अभी जब सम्मेलन हुआ नहीं उनका, और ये प्रतिनिधि सभा की बैठक एक वार्षिक उपक्रम है, हर साल होता है हेडगेवार के समय से, ये पहली बार तो होने रहा, और लखनऊ में नहीं हो सकता, ये भी कोई तर्कपूर्ण बात नहीं। लखनऊ में क्यों नहीं हो सकता भाई? ये लखनऊ में भी हो सकता है, ये हैदराबाद में भी हो सकता है, ये श्रीनगर में भी हो सकता है,
जहां तक हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा है, ये कहीं भी हो सकता है। हम भारत के लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसमें आज मैं समझ नहीं पाया जिस ढंग से कांग्रेस ने और राजेंद्र चौधरी जी ने जो रिएक्शन दिया, मैं समझ नहीं पाया कि इतनी जल्दी इस रिएक्शन की क्या जरूरत थी। या तो प्रतीक्षा कर लेते, कोई बात निकल कर आती जिससे लगता कि हां ये समाज का नुकसान करेगी बात, तब उस पर क्रिया प्रतिक्रिया सामने आती तो बात समझ आती। मेरे नकवी साहब कुछ कह रहे थे आप? जी अमिताभ भाई, देखिए आपने जो ये बात कही है कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं या इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं चले जाते हैं, तो ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये बात ना तो इतनी सरल है, ना ही इतनी सहज है कि आसानी से कोर्ट में जाया जा सके या इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के इसको समाप्त कराया जा सके। ये हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वो संगठन है जिसके ऊपर प्रतिबंध भी लग चुका है, एक बार नहीं कई बार प्रतिबंध लग चुका है। एक बात और बोलो हिलाल भाई, हिलाल भाई एक बात और बोल दूं, एक बार हम पूरी बात कर एक सेकंड लूंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका मंच है, आप बोल देगा। एक सेकंड लूंगा। जितनी बार प्रतिबंध लगे, पटेल के समय से लेकर नरसिंह राव तक प्रतिबंध लगे, पटेल से लेकर नरसिंह राव तक प्रतिबंध लगे, हर बार प्रतिबंध की अधिसूचना ट्रिब्यूनल में खारिज हुई, हर बार ट्रिब्यूनल में खारिज हुई। यह भी उसके साथ तथ्य है। जी नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, बिल्कुल अगर ना खारिज हुए होते तो आज ये लोग कार्य कैसे कर रहे होते? ये तो हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रतिबंध लगे और प्रतिबंध लगने के बाद वो खारिज हुए हैं। और यही बात हमने पहले भी कहा कि ये इतनी सहज और सरल नहीं है कि आप जो है अगर प्रतिबंध लगा दें तो निश्चित रूप से आपको उसके बहुत से ऐसे सबूत देने पड़ते हैं जो कि दे पाना बहुत सरल नहीं है। वैसे ही है जैसे कि ब्लैक मनी सब लोग जानते हैं कि विदेशों क्यों मचाते हैं जब सब भारतीय जनता, हम पूरी बात कर ले उसके बाद फिर करिएगा। ब्लैक मनी हम सब लोग जानते हैं कि विदेशों में जमा है, इशू को ट्रिविलाइज मत कीजिए, हम बात को पूरी कर ले, आप अपनी बात कीजिएगा जब आपका आएगा नंबर। ब्लैक मनी हम सब लोग जानते हैं विदेशों में है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि विदेश से ब्लैक मनी आ जाए, क्या लाने में हम समर्थ हैं? इसका मतलब हम ये मान लें कि विदेशों में ब्लैक मनी नहीं है। देश में अगर तो कोई खराब को लगा है, ये कहते हैं ना कि क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो इससे वो चीज होती नहीं है, ये बात जायज नहीं है। ब्लैक मनी का हमारे और आपके दोनों के सामने बहुत सीधा सा उदाहरण है कि सारा भारत चिल्ला रहा है ब्लैक मनी बाहर है, सब लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी बाहर है। दुनिया भर के लोगों ने आक्षेप लगाया कि वहां से नहीं ला रही है कांग्रेस। इससे पहले भी ब्लैक मनी पर ज्यादा दूर नहीं जाओ भाई, नकवी साहब ब्लैक मनी पर ज्यादा दूर नहीं निकले कि ब्लैक मनी हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। नकवी भाई, अमिताभ भाई हम अपनी बात एक सेकंड बाद में निश्चित रूप से एक मिनट पूरी एक मिनट भाई चर्चा को मुझे कोऑर्डिनेट करने दो। जी चिंता क्यों है? बहुत संक्षेप में। जी दूसरी आपने बात कही थी इसकी अभी से चिंता क्यों है? देखिए हम लोग जो है वो निश्चित रूप से जानते हैं कि इनका अतीत क्या रहा है और अतीत के गर्भ से ही भविष्य पैदा होता है। कभी भी भविष्य जो है वो हवा में नहीं आता है और इनका जो अतीत है वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और इसी अतीत के कारण इनके ऊपर कई दफा प्रतिबंध लगाए गए। सरकारों का अमित पुरी जी एक मिनट ने खारिज कर दिया। अमित पुरी एक मिनट, आपकी बात आ गई नकवी साहब। ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को अरे सुनो भाई, आपको पता लग अमित पुरी एक मिनट, बात हमने कही। अमित पुरी एक मिनट, हिलाल नकवी आपकी बात आ गई। सब चिल्लाते हैं ब्लैक मनी बाहर है, हिलाल नकवी आप क्या उसका विषय? हिलाल नकवी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब ब्लैक मनी पर ज्यादा दूर अपन जाएंगे तो विषय गड़बड़ डिटेल हो जाएगा। ब्लैक मनी वाली नहीं आप आपकी बात ही नहीं है, बात आपकी बात आ गई। अगर नहीं आ रही तो क्या ब्लैक मनी है? नहीं नहीं अमित पुरी और उसके ऊपर अमित पुरी एक मिनट मनी क्या अमित पुरी कि कोई भी चीज अगर साबित नहीं हो पाई तो हिलाल नकवी एक मिनट भाई, अमित पुरी जी एक मिनट, बहस को थोड़ा कोऑर्डिनेशन में चलने दीजिए मित्र। यहां थोड़ी ना प्रतिनिधि सभा हो रही भाई। हिलाल नकवी जी ब्लैक मनी वाला उदाहरण इससे मैच नहीं करता। एक बात, संगठन पर प्रतिबंध लग सकता है, सिम्मी पर प्रतिबंध लगा और अभी तक उठा नहीं। ट्रिब्यूनल से लेके अदालत तक सिम्मी घूम रही है, फड़फड़ा रही है, प्रतिबंध तो नहीं उठा। वैसे प्रमाण जुटाइए और फिर लगवाइए प्रतिबंध, एक रास्ता। ब्लैक मनी वाला उदाहरण इससे मैच नहीं करता। नहीं हिलाल नकवी अपने बीच में नहीं, हिलाल नकवी चक्कर में भेजा गया है। हिलाल नकवी वो हर कोर्ट में जा रही है, उनको नहीं मिल रही है। हिलाल नकवी बात तो वही हो गई है। नकवी साहब कहीं पे सबूत है, कहीं पे सबूत नहीं है। नकवी साहब ये इससे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना, तब तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। आप अपने तर्क एक बार जुटाइए और उनको आराम से रख लीजिए, फिर दूसरों को अवसर जाने दीजिए। अगर अपन ऐसे लड़ते रहेंगे तब तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना।
तब तो फिर दिक्कत होगी। भाई आपसे कहाँ लड़ेंगे, आप बताएं। तब बात नहीं हो पाएगी, मैं उस चर्चा में दिक्कत आएगी। अमित पुरी जी, जी मेरी अपनी समझ ये कहती है कि संगठन और ब्लैक मनी दोनों अलग चीजें हैं। उनका उदाहरण यहां मिसमैच कर रहा है। संगठनों पर प्रतिबंध लगता है, प्रमाण हो तो प्रतिबंध हिलाल लकवी नो। अब आप क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। ये अंताक्षरी थोड़ी ना है मित्र, आदमी अपनी बारी पर ही बोलेगा ना। अमित पुरी जी, एक आरोप हिलाल लकवी ने लगाया कि अब अतीत जो है वो डरा रहा है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अतीत ऐसा है कि वो इस देश में लोगों को डराता है? ठीक कह ले आप, मैं उत्तर दे। जी, यही बस ये सवाल है जो सवाल जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अतीत की जो लोग चर्चा करते हैं उन्हें याद करना चाहिए 62 की लड़ाई के बाद इस देश की केंद्र की सरकार ने खुद संघ के नेतृत्व का आह्वान किया कि आपके राष्ट्रवाद और आपके राष्ट्र प्रेम से हमारा कोई मतभेद नहीं है, और 26 जनवरी की परेड में आप सम्मिलित हो, और संघ आधिकारिक रूप से इस देश की 26 जनवरी की परेड में शामिल हुआ। जहां तक बात अतीत के झरोकों से वर्तमान को जोड़ने की है, तो आज की तारीख में संघ के क्रियाकलाप कहीं भी ऐसे नहीं है, और अगर हैं तो इतनी बार प्रतिबंध लगाने के बाद जब जब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया, कहीं पर भी फंक्शनिंग ऑफ संघ के आप उनकी थॉट के प्रेजेंटेशन को से एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन देश के अंदर जो संविधान है उस संविधान के 4 पायों के अंदर संघ कहीं उसके बाहर काम नहीं करता। देश के संविधान की परिधि के अंदर भारत को आगे ले जाने के लिए हमारी एक सोच है। हो सकता है हमारा रास्ता आपको अच्छा लगे ना लगे जी। ये आसिम वकार साहब से हो सकती है। आसिम वकार साहब, वो तो लेकिन हमारा उद्देश्य देश को आगे ले जाने का होने जा रहा है। वहां तो आप खुद ही बैठे हुए हैं, दिक्कत है तो अदालत भी जा सकते हैं, लखनऊ में तो आप खुद ही हैं। इतना फिर हो हल्ला क्यों? अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतना सब खतरा है कानून व्यवस्था का, सांप्रदायिकता का, तो फिर वहीं आप भी है ना, सरकार तो आप ही की है। नहीं, मैंने देखिए अभी आपसे शुरू में क्लियर कर दिया। मैं हिलाल साहब की और पुरी साहब की बातें सुन रहा था और बहुत सुकून से सुन रहा था, बीच में बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरी समझ से जो टॉपिक आज लेके आए थे वो भटक रहा था। बात हो रही है आरएसएस के वजूद पर और आरएसएस के कारनामों पर। तो अमिताभ जी, बहुत ईमानदाराना तरीके से मैं एक बात पूछ रहा हूं जी कि अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने, बड़े नेता ने कोई मुद्दा उठाया और उसको अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया और उसके बाद दूसरा आदमी ये कह दे कि साहब ये एजेंडा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं कि इनके यहां अभी आपने देखा होगा लव जिहाद लेकर आए। राजनाथ सिंह कहते हैं व्हाट इज लव जिहाद, मुझे पता नहीं। मैंने अभी बयान देखा संबित पात्रा जी का, कहने कोई लव जिहाद नहीं है। अरे संघ की प्रतिनिधि सभा के एजेंडा के ऊपर चर्चा कीजिए, आप जो आज की बहस का मुद्दा है। देखिए अमित पुरी जी, आप बहुत शरीफ आदमी हैं, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। आप नहीं है क्या? सुन लीजिए तो उतने ही शरीफ बने रहिए। मेरे सारे दोस्त शरीफ हैं जितने बैठे हैं। बात समझिए, बोलिए नहीं बीच में। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैंने बहुत सुकून से सुना है। हाँ, बोलो भैया बोलो। सिर्फ और सिर्फ सुन वही आदमी सकता है जो अपने विचारों का पक्का होगा, और जो कमजोर आदमी होगा वो बड़ बीच में बोलना शुरू कर देता है। आपको डर क्यों लगता है मुझसे? मैं क्लियर बात बोल देता हूं इसलिए। आपको शर्म आना चाहिए कि आरएसएस एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी तंजीम है जिस पर हिंदुस्तान में आतंकवादियों की तरह प्रतिबंध लगाया गया। वो हट गया प्रतिबंध, में उससे मतलब नहीं है, लेकिन लगा तो प्रतिबंध आपके ऊपर। तो आपको तो सोचना चाहिए कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे नरसिम्हा राव हो, इतने बड़े अंतराल में अगर प्रतिबंध लग रहा है तो सिर्फ आप पे लग रहा है। ठीक है। आप धोखा देते हैं हिंदुस्तान को। आप महात्मा गांधी के साथ भी खड़े हैं और नाथुराम गोडसे के साथ भी खड़े हैं। यहां वैचारिक मतभेद हैं अमिताभ जी। भारतीय जनता पार्टी एक हिस्सा है आरएसएस का। विश्व हिंदू परिषद हो, आपका हिंदू महासभा हो, अभिनव भारत हो, ये सब एक हिस्सा है आरएसएस का।
मैं ये खाली जानना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में एक तरफ सेकुलरिज्म है, एक तरफ सेकुलर वोट है, एक तरफ सेकुलर पार्टी बहुत सही कंसोलिडेशन ऑफ वोट के लिए बहस है। अगर केवल कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक के लिए बहस है। अब आ गया, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। की बात आती है तो कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक, चाहे वो सेकुलर गुप्ता हो, चाहे सेकुलर ठाकुर हो, चाहे सेकुलर ब्राह्मण हो, चाहे सेकुलर यादव हो, चाहे सेकुलर कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी और एक मिनट असीम वकार, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। हिंदुस्तान के वो सब सेकुलर लोग झूठे हैं। नहीं सब पता है, जी आरएसएस में उंगली उठाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, अब आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट कहिए तो मैं एज इट इज दोहरा दूं जो मेन क्रक्स था जिसको आप इंफेसिस देना चाह रहे थे। मूल बात में एक सवाल असीम वकार जी की बात से निकला कि भले ही प्रतिबंध हट गया हो लेकिन लगा। यह तर्क अगर हम लोग मान लेंगे तो हिंदुस्तान के तमाम नायक कटघरे में खड़े हो जाएंगे। अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन्होंने हमारे हर नायक पर प्रतिबंध लगाया, मुकदमे लगाए, ठोके और सबको देशद्रोही घोषित किया, चोरी बलवा सब में नेम्ड किया। ये आजाद भारत की बात हो रही है। असीम वकार एक मिनट, असीम वकार एक मिनट, का केस चल रहा है। असीम वकार एक मिनट, आपको राजनीति से अमितपुरी कर दे। अमितपुरी एक मिनट भाई, एक मिनट की बात करेंगे। अरे मैं तो हिंदुस्तानियों अरे भाई एक सेकंड, अरे समाजवादी अमितपुरी यार, अमितपुरी एसिड के केस हैं। अमितपुरी की बात कीजिए, इन पर प्रतिबंध आजाद भारत में यहाँ पे केस लगा है। असीम वकार आजाद भारत में अमितपुरी का केस लगा। अमितपुरी एक मिनट, एक मिनट जी, आपने कहा आजाद भारत की बात करिए, आजाद भारत की बात कर लेते, उसमें चिल्लाने क्यों लगे? हमें तो धीरे से भी बता दो, तुम वही तर्क दे देंगे जो आप चाहेंगे। मेरे पास तर्कों की कमी नहीं। आजाद भारत में 74 में जून में हमने जयप्रकाश जी पर मुकदमा देखा देशद्रोह का, हमने जॉर्ज साहब पर देखा, हमने मुलायम सिंह पर देखा, हमने नानाजी देशमुख पर देखा, हमने भैरू सिंह शेखावत पर देखा। किस पर नहीं देखा? छोड़ कांग्रेस, सब पर देखा और सब जेल गए। सबके खिलाफ देशद्रोह था। विदेशी ताकतों से मिलकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। आतंकवादी गतिविधियों के मुकदमे लगे थे जॉर्ज जैसे लोगों पर। क्या वो टेलीफोन के खंभे? अरे भाई सुनो ना पुरी जी, क्या वो बातें सत्य थी? क्या वो बातें सत्य थी? क्या वो बातें सत्य थी? नहीं थी ना। वो एक असुरक्षित भयग्रस्त प्रधानमंत्री की इनसिक्योरिटी के चलते उपजी हुई राज्य व्यवस्था का कुफल था, जिसने हिंदुस्तान के तमाम बड़े नेताओं को एक रात में अभियुक्त बना खड़ा कर दिया। 19 महीने जमानत नहीं होने दी। 1.25 लाख लोग बंद हो गए थे, 1.25 लाख लोग, पता है आपको? उनके खिलाफ भी ये 2% के दरोगाओं ने ऐसे मुकदमे लगाए थे कि टेलीफोन का खंभा तोड़ रहे थे, पटरी उखाड़ रहे थे, ये बम बना रहे थे। डिग्री कॉलेज में मास्टर पढ़ा रहा, उसको बता दिया बम बना रहे थे। इसका कोई अर्थ नहीं ना। न्यायिक व्यवस्था ने अंत में क्या कहा वहीं से बात तय होगी ना। सरकारों ने क्या कहा ये कभी निर्णायक नहीं होता। निर्णायक होता है न्यायिक विवेचना में। जब मसला गया तो उसने क्या कहा? क्या किसी अदालत ने जयप्रकाश जी को आतंकवादी माना? नहीं। क्या किसी अदालत ने जवाहरलाल को आतंकवादी माना? नहीं। क्या किसी अदालत ने, भारत की अदालत ने ऐसा फैसला किया? नहीं किया। जॉर्ज साहब को आतंकवादी माना? नहीं माना। देश के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई उंगली उठी नहीं। ये सरकारें हैं, करती हैं, हम सब लोग जानते हैं। ये विषय नहीं यहां। हम जिस लिए ये बहस लेके आए, हां बहस अगर इस दिशा में जाती, गलत दिशा में भटक गई। बहस को किस दिशा में जाती तो ज्यादा बेहतर होता। यहां तक तो समझ में आती कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मदद करने संघ यहां आया है और उत्तर प्रदेश अखाड़ा है, वहां तक तो बात समझ में आती। लेकिन बैठक ही नहीं करे, अतीत के चलते उसको वर्तमान में काम करने की अनुमति ही नहीं हो, यह तर्क तो गले नहीं उतरेगा ना। बिल्कुल। और वकार साहब इसका जवाब लेंगे। हम आपसे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी बहुत सारे तीखे सवाल होंगे, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। लौट रहे हैं जल्द। अब यूपी बनेगा अखाड़ा, सियासी सूरमाओं ने बजाया नगाड़ा। भागवत ने लखनऊ में ठोकी ताल तो सपा के महारथी हुए लाल।
यूपी में संघ बनाम सपा। दरअसल क्या पूरी कवायद 2017 के लिए हो रही, इसीलिए इस तरह का सियासी हमला, इस तरह का सियासी हलचल देखी जा रही है। आसिम वकार साहब, ब्रेक से पहले आपका तर्क तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है। एक सवाल है कि अतीत से आप इतने ही परेशान थे तो हर साल ये बैठक होती थी, पहले कभी बोल देते? बोले ही नहीं आपने कभी। क्या बोल देते आप? क्या नहीं, इतना हमला करते कि नहीं इसका अतीत है, ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए, बैठक से पहले इस तरह का हंगामा कर देते। पहले तो आप तो चुपचाप, कुछ कभी नहीं बोला आपने, हर साल बैठक होती रही। नहीं तो आप सुने नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ हर साल नहीं, हम बैठक की बात कर रहे हैं। बैठक से पहले जिस तरह का सवाल उठाया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आप उठाइए सवाल, आपकी बात। नहीं, आपने नहीं, राजेंद्र चौधरी जी ने उठाया सवाल, वो ऐसा कह रहे ना। इनके नहीं, हम लोग तो इनकी मानसिकता और इनके एजेंडे के हमेशा से खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी इनका शुरू से विरोध करती है, विरोध करती थी, विरोध करती रहेगी, क्योंकि हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। आसिम वकार साहब, सही बता दूं आपको, जो कह रहे हैं राजेंद्र चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि दरअसल यहां पर चिंता इस बात की होगी कि सांप्रदायिकता कैसे फैले, ये इसलिए बैठक हो रही है। हर साल हो रही थी तब किसी ने नहीं कहा, गलत कहा है। नहीं, पहले नहीं कहा ना, इसलिए मंशा पे आपके सवाल उठ रहा है। इनका एजेंडा ये कहा गया, पहले कभी नहीं कहा। लब जिहाद पर भी बात होगी। नहीं, लब जिहाद उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले बैठक से पहले आपने कभी नहीं कहा। आप देख रहे थे, आप खुद ही खबर चला रहे थे, रुपया दे देकर ये मुद्दे पैदा करते हैं, ये फितने पैदा करते हैं, ये लोगों के बीच दरारें डालते हैं। ये किस टाइप के लोग हैं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि आरएसएस ने रुपए दिए हैं, वो तो जो नेता था दिखा दिया। तो आपके हिसाब से आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है? आपके हिसाब से एक है? नहीं, आपके हिसाब नहीं, से आपके हिसाब से एक है। पहले बोलिए तो मैं आपके हिसाब से एक है क्या? बिल्कुल एक है। कभी भी सांप्रदायिकता का खतरा तो मत होने दीजिए ना। आपने फिर बीजेपी की सुनिए, और संगठनों की यात्राएं आपने रोक दी, परमिशन नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सब एक है तो और संगठनों के टच में रहते हैं, आते सुनिए वकार साहब, और संगठनों की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपने होने नहीं दी, इसे भी मत होने दीजिए। सरकार तो आप ही की है ना, सब एक ही, इतना बड़ा खतरा है, चुप क्यों बैठे फिर? नहीं, धार्मिक यात्राएं खूब करिए, सांप्रदायिक नहीं, तब तो आपने सांप्रदायिकता की बात की थी। बढ़ावा देने वाली बकार साहब, किसी भी तरह की कोई बकार साहब, नहीं। एक मिनट, एक आसिम बकार, एक मिनट। हिलाल भाई, यही सवाल आपसे भी पूछूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिम्मेदार कबीना मंत्री, वो पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उस बात के पर नहीं जा रहा, वो उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और व्यवहारिक सच ये है कि जितने टाइम मुख्यमंत्री घर से बाहर रहते हैं उतने टाइम वो मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। वो तभी अलग होते हैं जब मुख्यमंत्री जी रात में अपने घर अंतिम तौर पर विश्राम के लिए जाते हैं और सुबह आ जाते तड़के राजेंद्र जी, इसलिए उनकी बात का वजन ज्यादा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की समर नीति, रणनीति बनाने के लिए हो रहा है सम्मेलन, तो क्या, हिलाल भाई पहले आप ही के पास आता हूं, क्या हुकूमत उत्तर प्रदेश के लिए फिर ये ठीक नहीं है कि पहले ही इस पर रोक लगा दे, जब आपकी सरकार का मंत्री ही मान रहा है कि यह उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए हो रहा है सम्मेलन या बैठक, तो एहतियातन अधिकार है सरकार को रोक लगा दे। नकवी साहब, अमिताभ भाई, ये अगर आप देखिए तो इससे पहले भी इसी प्रकार का हम लोगों ने कुछ खेल देखा था। नहीं, मैं ये कह, मेरा निवेदन ये है भैया, नकवी साहब, मेरा निवेदन ये है, क्या जिसके लिए सरकार इस बार राय पर पहुंच चुकी, इस नतीजे पर पहुंच गई, भाई जब हमको पता है कि ये एक्स कार्यक्रम इसलिए हो रहा है, जब उसमें दुविधा नहीं है मेरे दिमाग में और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, तो मुझे फिर तो रोक देना चाहिए। फिर होने देने के क्या मतलब है, मैं ये पूछ रहा हूं। अमिताभ जी, उसी का जवाब हम दे रहे हैं आपको जी, कि देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था, यही सरकार थी, और जब 84 कोसी यात्रा होनी थी, विश्व हिंदू परिषद के साथ इन्होंने बैठक की थी और विश्व हिंदू परिषद ने बाहर निकल के कहा कि इन्हें परमिशन दे दी गई है, बाद में कह दिया कि परमिशन नहीं दी गई है। तो ये काम जो है समाजवादी पार्टी ने पहली मर्तबा नहीं किया है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद जब था तब भी इन्होंने यही काम किया था कि परमिशन भी देते हैं और विरोध भी करते हैं। ठीक है, यही काम एक बार फिर कर रहे हैं, परमिशन भी दे रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। हिलाल भाई ठीक है, इसके पीछे बहुत सीधा सा कारण ये है कि ये दोनों राजनीतिक दल जो हैं वो आगे ही इस तरह से बढ़ते हैं जब तक कि समाज में विघटन नहीं होता। ठीक है, मैं आ रहा हूं वकार साहब, आपके पास आ रहा हूं। हिलाल नकवी साहब, ठीक है, आपकी बात आई। आसिम वकार,
अमिताभ भाई, हम 1 मिनट और लेंगे। अच्छा ठीक है जी जी 1 मिनट और लेंगे जी, बोलिए बोलिए। अमिताभ भाई, अभी अमित पुरी भाई ने कहा था कि 1962 में संघ के कार्यों की हिमायत की गई थी, उसकी शाबाशी दी गई थी। जी हाँ, सही बात है। हमारा संघ से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा नहीं है, इसका सबूत अमित पुरी साहब ने स्वयं ने दिया है। हमें उनकी विचारधारा जो समय समय पर बदलती रहती है, अगर नाथूराम गाडसे का हादसा होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, अगर जो है वो कर्नल पुरोहित का मामला आएगा तो हम विरोध करेंगे, अगर साध्वी प्रज्ञा को लेकर के मामला आएगा तो हम विरोध करेंगे। देखिए, किसी भी हमारी संस्था से कोई बैर नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो शाबाशी देंगे, खराब काम करेंगे तो विरोध करेंगे। नकवी साहब, आज की तारीख में अगर विघटन कार्यों में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से हम उनका विरोध करेंगे। आ गई आपकी बात। तो हमारा संघ से कोई किसी तरह का झगड़ा दुश्मनी अरे नहीं भाई, है। आप काम अच्छा करेंगे, आपको अच्छा कहेंगे, आप बुरा करेंगे, हम बुरा कहेंगे। ठीक, आ गई आपकी बात। आगे नकवी भाई। अमिताभ जी, 2 सवाल एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं अपने सवाल पर लेके आऊंगा, ऐसे नहीं। एक बात हिलाल नकवी साहब से कह दूं, गांधी जी की शहादत के बाद जो जांचें हुई, बात को गौर से सुन लीजिएगा भैया सब लोग, आगे बहसों में काम आएगी। जितने भी प्रक्रियाओं से गुजरी बापू की शहादत की जांच, उन सब में एक प्रश्न यह भी था जो कपूर आयोग बना उसके सामने भी, कि नाथूराम गोडसे का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संगठन से कितना और क्या रिश्ता है। अंतिम फाइंडिंग जो आई, जो भारत सरकार को सबमिट हुई उस समय के पटेल साहब के मंत्रालय को, उसमें नाथूराम गोडसे संघ का सदस्य निरूपित नहीं हुआ। एक चीज, इस तथ्य को ध्यान रखें, वो किसका हुआ वो समझ, वो अब मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, हिंदू महासभा। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये वैसा ही मामला हो जाता है, मान लीजिए कायदे आजम जिन्ना को हम 48 में कांग्रेस का सदस्य बता दें, तब बात ठीक नहीं ना। जिन्ना की यात्रा अलग हो चुकी थी, कांग्रेस अलग यात्रा में थी। इन तथ्यों को भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ घालमेल ठीक नहीं। गांधी जी की शहादत एक ही तारीख को होगी ना। हिलाल नकवी जी, इस तथ्य का खंडन करो तो बोलो, अन्यथा टिप्पणी नहीं, या तो इसका खंडन करो। निश्चित रूप से करेंगे अमिताभ भाई। ना क्या आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, आप पहले खंडन कर दीजिए तो मैं प्रमाण बताऊंगा, आपके पास भेजूंगा प्रमाण। बताइए किस आयोग की रिपोर्ट में लिखा था कि आरएसएस का मेंबर है नाथूराम गोडसे? पहली बात यह है, नहीं, इसी स्पेसिफिक बात का उत्तर दीजिए। पहली बात नहीं मित्र, इस स्पेसिफिक बात का क्या यह फाइंडिंग आई थी? हम आपको बता रहे हैं कि जिस वक्त गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद में संघ परिवार में जिस प्रकार की उल्लास बनाया गया है, जिस प्रकार का मेरा बहुत टेक्निकल सवाल, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। हिलाल नकवी, एजेंसिस पर बात नहीं करूंगा, नो एजेंसिस पर कोई बात नहीं, प्रामाणिक बात करिए, दस्तावेज में जो लिखा है उतनी बात करिए। इंक्वायरी की रिपोर्ट पे डिस्कस कीजिए। आप सिर्फ रिपोर्ट पर बात करिए कि वो कांग्रेस के सदस्य थे 1948 में या नहीं थे, नहीं तो रिपोर्ट पर बात करिए। नकवी भाई, मैंने आपसे कहा था, तब आपने कहा हाँ मैं खंडन करूंगा, लेकिन आप खंडन नहीं कर पाए। इशू ये महात्मा गांधी के मर्डर के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुझे उस रिपोर्ट, जांच आयोग के रिपोर्ट के आधार पर मेरी बात का खंडन कीजिए, मैं सिर झुका के माफी मांग लूंगा। बाकी बातों को अभी तर्क में मत लाइए, चर्चा में मत लाइए। क्या हिंदू महासभा के वो सदस्य नहीं थे? मैंने तो आपसे पहले बोला, आपने तो मैंने बोलने के बाद बोल रहे हो। मैंने पहले का हिंदू महासभा के सदस्य थे। हिंदू महासभा और आरएसएस अलग संगठन है, उस समय भी अलग संगठन थे। किसी बात करते हैं आप? तो बीजेपी और आरएसएस भी अलग अलग है अमिताभ जी। अरे क्या बात करते हैं तब वकार भाई, आप पॉलिटिकल फैक्ट कम से कम अमित पुरी, एक मिनट, अमित पुरी भाई, असीम वकार, मैं हर नेता को उसके पार्टी के हिसाब से प्री विषय नहीं दे सकता सवाल के रूप में। मुझे माफ करिए, जिस पार्टी के लिए जो असहज विषय होगा उससे वही पूछूंगा। मेरा सवाल, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के इतना सीनियर मोस्ट मिनिस्टर ये मानता है कि कम्युनल क्लैशेस बढ़ेंगे, उसके लिए हेट्रेड फैलाने के लिए, घृणा और द्वेष फैलाने के लिए एक जमावड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकार की ड्यूटी नहीं बनती कि उस जमावड़े पर प्रतिबंध लगे? वकार साहब बताइए। वकार साहब, हेलो, मुझसे पूछा आप? जी हां, आप ही से पूछा। जब आपकी सरकार का मंत्री मानता है, मंत्री मतलब सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स,
उसके उस नियम के अमिताभ तहत जी। क्या ये जरूरी नहीं है कि जब आप मानते हो कि ये घृणा फैलाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए लोग जुट रहे हैं, तो उसको समय रहते पहले प्रतिबंधित कर दिया जाए? जी अमिताभ जी, जी। मैं आपका जवाब तो दूंगा, लेकिन हिलाल नकवी साहब ने हमारी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। नहीं, पहले मेरे बहुत बड़ा सवाल का आरोप लगाया है जवाब, हम फिर पर। नकवी साहब का। पहले अशोक मेरे सिंघल सवाल जी का नाम लेकर पहले मैं मेरे इनसे सवाल बात का पूछना जवाब, चाहता हूं। बकार साहब पहले मेरे सवाल वो का दे दूंगा, जवाब, वो फिर दे नकवी दूंगा साहब। आपको। जी, वो जवाब भी दूंगा और बहुत अच्छा जवाब दूंगा आपको अपने हिसाब से। अब आपको पसंद आए ना आए वो अलग बात है। हिलाल नकवी साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि 89 के बाद से, 1989 के बाद से माननीय नेताजी और समाजवादी पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नामो निशान नहीं था और संघ से जुड़े हुए लोग कभी भी सत्ता में नहीं थे, 2 सीट से ऊपर कभी नहीं आए, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कौन सी मीटिंग की थी कांग्रेस ने और किन लोगों से मीटिंग करने के बाद बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई थी? ठीक है, अब आप आपने हिलाल कौन से लोगों बकार से साहब, मिला मेरे पास था? समय नहीं, सवाल समय नहीं। देखिए अमिताभ भाई, अब ये जो है बहुत दूसरे डायरेक्शन में जा बकार रही साहब है। बहुत अच्छा जवाब दे अब रहे ये हैं। बहस बहुत बहुत दूसरे अच्छा जवाब दे डायरेक्शन रहे में हैं। जा रही है। अमित पुरी साहब, क्योंकि हाई कोर्ट की फाइंडिंग है कि रामलला अमित पुरी यहाँ साहब, पर अमित पुरी साहब, विराजमान है, अमित ये पुरी मूर्तियां साहब, नहीं रखी गई। अमित पुरी साहब, एक मिनट। ये फाइंडिंग ऑफ हाई कोर्ट के जजमेंट को अगर सुनिए अमित पुरी साहब, समय की तो बात कमी है, बिल्कुल सुन लीजिए। फंडामेंटल होनी चाहिए। अमित पुरी साहब, बता दें कांग्रेस वाले लोग, अमित पुरी साहब, एक मिनट शांत रहिए। बकार साहब, आपके पास बहुत अच्छा जवाब है, थोड़ी देर पहले आपने कहा है। किस तरह की बात आप करते हैं? हासिल करने के कम लिए से कम अल्फाज के ऊपर कुछ रखा। अल्फाज जवाब नहीं के है कि ऊपर आपके कुछ पास? संयम रखिए। मुझे मत समझाइए आप कौन बकार साहब, एक मिनट, एक जी, मिनट। रखना है। बहुत अच्छा आप जवाब मुझे देने मत वाले हैं, वो दे समझाइए। दीजिए पहले। बहुत अच्छा आप जवाब देने वाले हैं, वो दे दीजिए। सोचने का वक्त भी मिल गया आपको बहुत। देखिए, अगर माननीय राजेंद्र चौधरी जी ने ये बात कही है जी, तो हमारी पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है, और अगर हमारी पार्टी ने संज्ञान लिया है तो इस पर कोई ना कोई वाजिब फैसला भी होगा। ठीक बात, क्योंकि ठीक मैं है, उस आपका उत्तर आ पैनल गया। में नहीं हूं। ठीक है, ठीक ना है ही बकार मेरी साहब, हैसियत ठीक है, पैनल में आपका जाने आ गया। मीटिंग कैंसिल होगी? खाली नकवी साहब, एक मिनट मैं अमित पुरी के पास जाऊंगा। एक मिनट अमित पुरी जी, जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर राजेंद्र चौधरी ने बोला, अगर है नहीं, अगर इन्होंने लगाया, मैं तो कह रहा हूं बोला ही है। मैंने तो बाइट चलाई पूरे दिन, सुबह 9:30 बजे बाइट मैंने सुनी थी उनकी, तब से चला ही रहा हूं। सरकार मानती है कि यह दंगा फैलाने की रणनीति बनाने के लिए बैठक हो रही है, तो ये बात तो छोटा थानेदार जो होता है ना, वो छोटी चौकी का इंचार्ज, वो भी जानता है कि अंधेरे में पार्क में 4 लड़के बैठे मिल जाए तो उनको चोरी की योजना बनाते वाले आरोप में बंद कर देती है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर ऐसा मान रही तो उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसा बकार साहब ने कहा, सरकार उचित निर्णय जरूर लेगी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर संघ की प्रतिनिधि सभा पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत प्रतिबंध लगाती है तो संघ के वैचारिक सहयोगी होने के नाते, नाभिनाल का रिश्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया और उसकी रणनीति क्या होगी? क्या कहा आखिरी में आपने? भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया और उसकी रणनीति क्या होगी? जी, अगर ये सरकार संघ की प्रतिनिधि सभा पे प्रतिबंध लगाती है तो हम न्यायालय से लेकर सड़कों तक इस देश के संविधान की मूल भावना के लिए, जिसके लिए राजेंद्र चौधरी जी ने शपथ ली है कि मैं सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ बिना भय या पक्षपात के न्याय करूंगा, उस संविधान की शपथ की रक्षा के लिए हम न्यायालय की चौखट से लेकर के सड़कों और संसद हर फोरम के ऊपर इस पूरे विषय को लेकर के जाएंगे कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर यह सरकार लोगों को उसके संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने दे रही। आसिम बकार साहब, अब 2 सवाल हैं, बहुत अहम है, जवाब दे दीजिए। 14 तारीख, बहुत कम घंटे बचे हुए हैं, ठीक है? अगर प्रतिबंध नहीं लगाती है सरकार, संज्ञान तो ले लिया है, तो 2 बातें होंगी। या तो आप इतने बड़े संजीदा मसले पर गंभीर नहीं है, सरकार फेल है, या फिर आपकी मिली भगत है जो हिलाल नकवी साहब कह रहे, तब 2 ही बातें होंगी। फिर आपके पास कल जवाब मैं लूंगा इसका। देखिए, अगर इनका एजेंडा सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला हुआ नहीं,
और सांप्रदायिकता को हुआ की बात ही नहीं है, आपने तो कह दिया। अगर की बात ही नहीं है, राजेंद्र चौधरी जी तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाएंगे। वकार साहब फंस गए। अगर का कहां से सवाल है? क्या मतलब फैलाएंगे है? बैकफुट पर आ गया आपको। सांप्रदायिकता फैलाने के तो लिए एक्शन लीजिए, एक्शन एक्शन लीजिए, आप तो चंद घंटे वकार साहब सांप्रदायिकता को रोक लीजिए। आपसे पूछ के नहीं लेंगे, आपके मुताबिक रोक लीजिए। एक्शन लीजिए, नहीं आप एकजुट मत होने दीजिए। चंद घंटे हैं आपके पास, जो आपसे पूछा जाए। एक्शन लीजिए। तो हमको जो लेना होगा हम ले लेंगे। लेना होगा नहीं। समाजवादी पार्टी ऐसे नहीं काम चलेगा। समाजवादी पार्टी संघ के इस जो होने वाला अधिवेशन है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। आज हम समाचार प्लस पे लिख के दे सकते हैं। चलिए वकार साहब, क्योंकि आपने दोनों नहीं एक दूसरे लगाएगी, के मिली साथ भगत की बढ़ते बात हैं। फिर कह दी उन्होंने। कोई प्रतिबंध नहीं नहीं लगाएंगे लगाएगी, आप प्रतिबंध? ये सिर्फ जबानी बातें करते रहते जबानी हैं। बातें आप सिर्फ करते ये हैं, कभी हवा नहीं में बातें लगाएंगे, करते हैं इनका वकार अपना साहब। भी राजनीतिक एजेंडा उसी के साथ छुपा हुआ है। अरे आपका तो वोट बैंक खिसक गया है। अरे नहीं, आप जवाब दे आप दीजिए। तो परेशान वकार हो रहे हैं, आप तो वकार कहीं साहब दिख ही जवाब नहीं नहीं है रहे आपके हैं। पास। अमिताभ समय की कमी है, 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 ये वोट बैंक की समय की राजनीति कमी है। है। तो ये वकार साहब, वकार साहब, ये वोट बैंक की हो गया, हो राजनीति गया, है। हो गया। वकार साहब कहां ये आप खड़े हैं वो वोट दिख बैंक की गया राजनीति है। है। वकार साहब कहां आप खड़े हैं वो दिख गया है। अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। देखिए, इस पूरी बहस को ना तो हम बापू की शहादत पर लेके आए थे, ना आपातकाल पे। इस संदर्भ अचानक आते गए। मूल बात थी कि क्या हुकूमत उत्तर प्रदेश ये मानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक उत्तर प्रदेश और देश के सांप्रदायिक ताने बाने को तोड़ने के लिए है? इस सवाल का उत्तर है हां, उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानती है। इसकी गवाही आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी दे चुके, जो कबीना मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के सहचर भी हैं, उनके साथ ही वो भ्रमण करते हैं। उस नाते अब इसमें तो कोई दो राय रही नहीं, जो हिलाल नकवी ने कहा वही बात। इसमें तो दो राय नहीं कि सरकार तो मानती है कि ये सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा और घृणा, दंगा फैलाने के लिए योजना बनाएंगे। अब सामान्य समझ ये कहती है, चौकीदार, चौकी इंचार्ज से लेके और मुख्यमंत्री सरकार और तक यही नियम लागू होता है कि भाई अगर कहीं अपराध की योजना बन रही हो तो योजना बनने से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यही नियम है दुनिया भर में, यही सिद्धांत है दुनिया भर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, जहां भी आदमी रहता है, कानून का राज है, वहां यही व्यवस्था है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल अवाम के सामने तराजू पर है। अब आने वाले 72 घंटे में, ये कितने घंटे उठे? 48। 14 तारीख से, कल ही से शुरू है। कल से नहीं, 17, 18, 19 तो मेन है। कल से शुरू है। हम मान भी लें 48 घंटे चलिए, राम राम कह के 48 घंटे मिले। 48 घंटे बाद तो आवाम पूछेगा कि चौधरी साहब अगर ये देश तोड़ने आए थे तो ये यहां ये मक्खन मलाई खा के दंड कैसे पेल रहे हैं और बाहर सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी है? क्यों? सवाल तो पूछा जाएगा। या तो हम ऐसा बोलते नहीं, हम इतनी ही बात कहते कि लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बैठक करने का अधिकार है। शासन का यह व्यू भी सराहनीय था और मेरे जैसे आदमी से पूछे तो यही व्यू सराहनीय है। हम जमायत इस्लामी की किसी फंक्शन पर प्रतिबंध लगाते हैं? नहीं लगा सकते। तो संघ के फंक्शन पर कैसे प्रतिबंध हो जाए? लेकिन अगर हमने कहा, अगर हुकूमत ने कहा है कि यह फांसीवादी सोच को कार्य रूप देने के लिए बैठक हो रही है, राजन जी के शब्दों को मैं स्मरण करूं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के शब्दों को स्मरण करूं, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की रणनीति कैसे बनेगी, इसके लिए बैठक हो रही है। तो मैं कहूंगा फिर सरकार साहस दिखाए, अपने इकबाल का परिचय दे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस बैठक को प्रतिबंधित घोषित करे। इसके लिए कोई बहुत काम नहीं करना। यह काम तो लखनऊ का कलेक्टर कर देगा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर देगा ना इकबाल नकवी साहब। इसके लिए विधानसभा जाने की तो जरूरत नहीं, ना गवर्नर से, ना कैबिनेट। कलेक्टर जो है छोटा मुलाजिम सरकार का, उसके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रतिबंधित हो जाएगी सभा। आप लखनऊ में प्रवेश ही रोक दीजिए। लेकिन अगर इतनी लंबी रेखा खींच दी है बाबू राजेंद्र चौधरी ने, तो उस रेखा का मान निभाने का साहस तो दिखाइए। अन्यथा इतनी लंबी रेखा क्यों खींची, यह सवाल आपका पीछा करेगा।
तब ये सवाल आपका पीछा करेगा। और इस सवाल से मुक्ति पाएंगे तो इकबाल का परिचय देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बाद में कितना लाभ लेगी नहीं लेगी वो भाजपा जाने, लेकिन ये तो जान लीजिए 48 घंटे समाजवादी पार्टी का इकबाल दांव पर है उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये 4 लोग अगर मिलकर बैठेंगे तो ये हिंसा फैलाएंगे की योजना बनाएंगे, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनको रोक दूं। सो सिंपल। वही बात तो यहां है। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले पाएगी? 84 कोस की परिक्रमा पर प्रतिबंध नहीं लगवा था और बाद में प्रदेश भर में बायबेला मचा। प्रतिबंध लग जाता, बात खत्म हो जाती। इस प्रतिनिधि सभा पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं, यह आवाम पूछेगा सवाल, और हम भी पूछेंगे। और नहीं तब फिर हम राजेंद्र चौधरी जी का आज का वक्तव्य चलाएंगे और कहेंगे तब आपने ऐसा क्यों कहा था। तब आवाम ये मानेगा कि आपने पूर्वाग्रहग्रस्त होकर ऐसी बात कही कि ये हिंसा और दंगा फैलाने की रणनीति बनाएंगे। तो अभी तो मित्र दोनों तरफ फसाव है, दोनों तरफ। इधर जाए तो भी खतरा, उधर जाए तो भी खतरा। लेकिन मैं संपादकीय टिप्पणी में ये बात जरूर कहूंगा, ऐसी भाषा पर नियंत्रण रखिए जिस वैचारिक परिवार को हिंदुस्तान भर के तमाम सम्मानित नागरिकों ने वोट दिया हो। आज अगर भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले ये कहें, बकार साहब सुनिएगा मेरी बात गौर से, कि समाजवादी पार्टी बेकार पार्टी है, ये प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही है और इसको तो पार्टी नहीं होना चाहिए, तो मैं आपसे पहले विरोध मैं करूंगा और मैं कहूंगा जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने सरकार सौंपी है उस पर यह आरोप नहीं लगता। उसके फैसलों की आलोचना हो सकती है, उसके नेताओं की कुछ की आलोचना हो सकती है, कुछ का समर्थन हो सकता है, लेकिन उस पार्टी को कैसे खारिज कर देंगे आप? उस वैचारिक परिवार को कैसे खारिज कर देंगे जिसके पास इस देश के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है? ये लोकतंत्र है भाई, ऐसी भाषा कैसे बोले? 4, 5, 10, 15, 20 सांसद की संख्या वाले लोग ये तय करेंगे कि 282 वाले लोग देश के लिए खतरा है। यह हास्यास्पद बात हो जाएगी, यह हास्यास्पद बात हो जाएगी। वैसे ही जैसे भाजपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यह कहे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए खतरा है, वैसे ही देश के संदर्भ में यह बात है। जनता का समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी अपने आप में एक टेस्टिमोनियल होता है, वो भी अपने आप में एक निर्णय होता है लोकतंत्र में। और सबसे बड़ा निर्णय वही होता है किसी भी ट्रिब्यूनल और सरकारी कागज से बड़ा, जब भी हमारे देश के करोड़ों लोग निर्णय सुनाते हैं। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र का निर्णय भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक निर्णय आया, छोटा जनादेश था, बसपा नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने उसकी व्याख्या की ना कि समाजवादी पार्टी को जिताया लोगों ने। इसलिए मैं कहता हूं उतनी पूर्वाग्रहग्रस्त होकर लक्ष्मण रेखा मत खींचिए जिसमें तर्क धुंधले पड़ जाए, केवल आपसी नफरत दिखाई दे। लोकतंत्र में आपसी नफरत का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, संवाद जरूरी है। आपको पता है आपातकाल में मुलायम सिंह जी और आरएसएस के लोग एक ही बैरक में जेल में बंद थे। यही इस देश में ऐसा हुआ है। सबने लड़ी थी लड़ाई आपातकाल के विरोध में, और आजादी की लड़ाई भी सबने लड़ी थी। इसी बात मत करिए। हां, अब फिर एक टिप्पणी अंत में करूंगा। 48 घंटे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी और उत्तर प्रदेश की हुकूमत के लिए भी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत को यह प्रमाणित करना होगा देश के सामने कि उसने जो कहा वो उस पर कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पुरी साहब आपका, हिलाल नकवी साहब आपका भी, आसिम बकार साहब आपका भी, अमिताभ जी आपका। इसी के साथ ही बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना है।